सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब कहानी का पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ। बड़े भाई साहब कहानी को मैंने 4 भागों में बांटा है, तो 4 भागों में तीसरा भाग इस पाठ में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। यह भी एक स्वाभाविक उक्ति है जिसे कहकर अक्सर बड़ी आकांक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को डराया करते हैं और विषयों को की कठिनता के आतंक में फंसकर छोटे बच्चे उनका आदर करने लगते हैं। पढ़ाई के दौरान अक्सर बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा हो और कंपटीशन की भावना विकसित हो जाती है। यह कथन उसी भावना को इंगित करता है, यानी उसी भावना की ओर संकेत करता है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, अ ब ज की जगह अ ज व लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। कोई इन लोगों से नहीं पूछता और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्र वो खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, क्या अंतर है। लेकिन इन परीक्षकों को उसकी क्या परवाह, उससे क्या लेना देना। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, याद करें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। इसी रटंत विद्या को शिक्षा कहते हैं। और आखिर इन बेसिर पैर के, बिना सिर पैर के की बातों को पढ़ने से क्या फायदा होता है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से द्विगुना होगा। पूछिए इससे इसका क्या प्रयोजन है। द्विगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात आपको याद करनी पड़ेगी। यह कथन कहानी में खुद अपना इम्तहान न पास कर सकने वाले बड़े भाई साहब का लेखक के प्रति है। यहाँ बड़े भाई साहब अपनी हीनता और कमजोरी को छिपाने के लिए लेखक पर अपने ज्ञान का रौब जमा रहे हैं। असफलता की वजह से वे और कुछ नहीं कह सकते, तो क्या बड़े भाई साहब होने की वजह से उपदेश भी नहीं दे सकते? ऐसी बात नहीं है। प्रेमचंद के इस कथन में कुछ इसी आशय का व्यंग किया गया है, व्यंग निहित है। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी के सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, शीघ्र कह दे, जल्दी से जो बात कहना है। तो तिल के तार क्या खींचे जा रहे हैं। जो बात बोलना है उसे स्पष्ट है, कुछ ही समय में जल्दी से जल्दी बोल देना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। और चटपट कह दे और अपनी राह ले, अपना रास्ता देखे, अपना जो दूसरा काम करना है करे। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्कॉप आकार के होना चाहिए। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। और संक्षेप का मतलब होता है कि कुछ ही शब्दों में लिखो। लेकिन यहाँ संक्षेप में लिखो तो 4 पन्ना से कम नहीं हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए
और नहीं तो शायद 100-200 पन्ने दिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी दौड़िए, ऐसी यही है, उल्टी बात है ना? वो यह बात उल्टी है या नहीं है? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं है, इतना सहूर नहीं है। क्या कहा जाए, उस पर दावा है कि मैं अध्यापक हूँ, मेरे दर्जे आओगे तो लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। बड़े भाई साहब कहते हैं छोटे भाई से, मेरे क्लास में आओगे ना तो इन सब पापड़ को तुमको बेलना पड़ेगा, हैं? तब आटे दाल का भाव तुमको मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते हो। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अधिक अनुभव है, अधिक तजुर्बा है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांध लो, अर्थात गांठ बांध लो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर न जाने यह उपदेश माला कब तक चलती रहती, कब समाप्त होती। स्कूल का समय हो जाने के कारण भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार है, ऐसा अनादर है, तो यदि फेल हो जाता तो क्या होता? फेल हो जाने पर तो शायद लगता कि प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र उपस्थित किया, चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह ही ताजुब की बात है। मन कर रहा था कि स्कूल छोड़कर घर भाग जाए, लेकिन मन महसूस कर रह गए, नहीं जा सकते। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों के त्यों बनी रही। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। खेल कूद का कोई अवसर, कोई मौका मैं अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहता था, जाने नहीं देता था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। रोज का टास्क किसी तरह पूरा कर लेता था और दर्जे में, क्योंकि दर्जे में अपने क्लास में जलील न होना पड़े, इसी तरह से मेरा जिंदगी कटने लगा। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने बाल मन की, बच्चे के मन की सोच को उजागर किया है और उजागर करते हुए खेलों के प्रति उनकी जो स्वाभाविक रुचि होती है और खेलों को लेकर उनके मन में जो उपजने वाली एक स्वाभाविक मोह भावना की ओर है, उसको अंकित किया गया, संकेत दिया गया है। वस्तुतः ऐसा होता है कि बचपन में खेल कूद में समय बिताना ही सबको अच्छा लगता है। यही बात उन पर भी लागू होता है। कहा गया है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। है उल्टा, ऐसी बात बच्चों को समझ में आती है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये उक्ति प्रचलित है। तो स्वाभाविक उनमें खेलों के प्रति रुचि होती है, उनके मन में खेलों के प्रति स्वाभाविक मोह की भावना रहती है। वस्तुतः ऐसा होता है कि बचपन में खेल कूद का समय बिताना ही सबको पसंद आता है, सबको अच्छा लगता है। यही बात उन पर भी लागू होती है जो कभी छोटे थे आज बड़े हैं। खेलों को लेकर बच्चे इस कदर उत्साहित होते हैं कि वे मारपीट और डांट डपट की भी परवाह नहीं करते। इसके बाद सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ
कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक कड़ी परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांति तक पढ़ते थे। उनकी चेहरे की कांति उड़ गई थी, समाप्त हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी मेरी आधी हो गई। मैं सोचने लगा कि मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की विधान को, ब्रह्मा ने जो तकदीर में लिख दिया है, उसकी बात को कौन टाल सकता है। मुझे मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का, एक क्लास का अंतर रह गया। मेरे मन में यह कुटिल भावना की उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर उनको मुझे फजीयत करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वह फिर किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से जबरदस्ती निकाल दिया, बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। धन्यवाद बच्चों। अब शेष भाग अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा।